हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? क्या हाल चाल? कैसा लग रहा हूँ मैं? ठीक ठाक लग रहा हूँ। बाल बाल कैसे लग रहे हैं? सही लग रहे हैं? अच्छा। और सब बढ़िया? क्या चल रहा है इस समय? कहानी कुछ चल रही है? क्या चलेगा सर, इस समय कहाँ घूमना उमना, कुछ घूम घूम रहे हो तुम लोग? क्या कोरोना में कहाँ घूमेंगे? अच्छा, इधर पुलिस डंडे बजा रही है कि नहीं? क्या मालूम, मुझे तो नहीं मालूम उतना। खैर, हम लोग छोड़ते हैं। हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। और हम लोग बेटा, मुझे लग रहा है कि डिफरेंशिएशन पढ़ चुके थे, इंटीग्रेशन पढ़ चुके थे। आज का टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो है ग्राफ। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट मोस्ट 50 बार मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो हम लोगों को मतलब यूज होगा फिजिक्स में। एक बात। दूसरी बात, हर साल फिजिक्स में ग्राफ के 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब अगर जो दो 25 या 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, इस समय तो 25 आ रहा है, तो उसमें 2-3 क्वेश्चन बेटे ग्राफ से रिलेटेड होता है। इसलिए इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आज उसी को हम लोग पढ़ने जाएंगे। और उसको क्या बोलेंगे? ग्राफ। क्या बोलेंगे बच्चा? ग्राफ। क्या? ग्राफ। तो रियल में ग्राफ क्या होता है, ध्यान से सुनना। ग्राफ क्या होता है, ध्यान से सुनना। जैसे, आई रिपीट, जैसे अगर जो दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन दिखाया जाता है, तो उसके दिखाने के दो तरीके हैं। एक फॉर्मूला और दूसरा होता है ग्राफ। क्या होता है? ग्राफ। जैसे फॉर एग्जांपल, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। फोर्स इक्वल टू एम ए मतलब फोर्स एक क्वांटिटी है, मास एक अलग क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक अलग क्वांटिटी है। तो इन सब में रिलेशन दिखाने के लिए मैंने किसका यूज किया? फॉर्मूला का। ठीक उसी तरह ग्राफ के हेल्प से भी हम लोग दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। इसका मतलब ग्राफ helps to identify the relation between two or more than two physical physical quantity, more than two physical quantity। दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी के बीच में जो रिलेशन दिखाएगा, तो किसको कहेंगे? ग्राफ। क्या कहेंगे बेटा? ग्राफ। अच्छा, ग्राफ में ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ग्राफ कैसे दिखाया जाता है? इसके लिए दो एक्सिस डिसाइड होता है। वी डिसाइड वी डिसाइड टू एक्सिस। टू एक्सिस। पहला एक होता है परपेंडिकुलर एक्सिस, और दूसरा होता है बेटा हॉरिजेंटल एक्सिस। कौन सा? हॉरिजेंटल एक्सिस। अब अभी एक्स वाई का नाम नहीं ले रहा हूं। अभी एक्स वाई का नाम नहीं ले रहा। वो ऐसे भी हो सकता है, देखो, ये वाई एक्स पहला। दूसरा ऐसे भी हो सकता है, ये वेलोसिटी v और ये टाइम t। ऐसे भी हो सकता है एक्स टी। ठीक है। ये क्या है? एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। और टी क्या है? टाइम। वाई एक फंक्शन है और एक्स भी क्या है? एक फंक्शन है। टी क्या है? टाइम। और ये क्या है? वेलोसिटी। तो इसी तरह कुछ भी हो सकता है। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ हो सकता है। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है। तो इसमें ये दिखाएंगे, ध्यान से सुनना है। इसमें क्या दिखाएगा कि जैसे जैसे टी चेंज होगा तो वी क्या हो रहा है, जैसे जैसे एक्स चेंज हो रहा है तो वाई क्या हो रहा है, जैसे जैसे टी चेंज हो रहा है वैसे वैसे एक्स क्या हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं बच्चे मेरे, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं इस वाई की वैल्यू एक्स पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी की वैल्यू टाइम पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस की वैल्यू टाइम पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू टाइम पे। और भी काफी ग्राफ है, जैसे
ये फोर्स और यहाँ है एच। फोर्स की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? टाइम पे डिपेंड करेगा, या सॉरी डिस्प्लेसमेंट पे या डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो ग्राफ का मोटा मोटा कंसेप्ट आ रहा है, आ रहा है। ग्राफ क्या करता है? दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी के बीच के रिलेशनशिप फाइंड आउट करता है। एक उसको फाइंड आउट करने के दो तरीके थे, एक फॉर्मूला और दूसरा ग्राफ। अच्छा सर एक बात बताइए, फॉर्मूला था तो फिर ग्राफ बनाने की क्या जरूरत थी? आ रहा है क्वेश्चन की नहीं? फॉर्मूला है तो ग्राफ। तो बेटे ग्राफ से क्या होता है ना, कोई भी रिगरस प्रॉब्लम है वो इजीली सॉल्व हो जाता है। लेकिन आपको ग्राफ ही कठिन लगेगा। ग्राफ आपको क्वेश्चन को इजी बनाता है, लेकिन आपको ग्राफ ही कठिन लगेगा। क्या होगा बेटे? ये उतार लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा? ग्राफ ग्राफ help to understand a very rigorous phenomena phenomena easily। क्या बेटा? easily। क्या बेटा? easily। लेकिन तुम्हें दिक्कत होगा, लेकिन बच्चों को ग्राफ में दिक्कत होता है, ग्राफ से ही डर लगता है। क्या लगता है बेटा? डर लगता है। डर लगता है, गाना सुने हो ना? तो यही कहानी है क्या, कि ग्राफ चीजों को आसान बनाता है, लेकिन साला जब ग्राफ पढ़ने जाएंगे तो ग्राफ लगेगा कि बहुत कठिन है। तो क्यों कठिन होगा? क्योंकि बच्चे शुरू से वही, जो बच्चे छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं चलते चलेंगे, ध्यान में नहीं रखेंगे, आई एम सॉरी फॉर दिस, वेरी सॉरी। हाँ, अगर जो छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं रखोगे तो वही दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्या कहानी होती है, नहीं होती है। मतलब अभी तक के लेक्चर में 5 मिनट के 10 मिनट के लेक्चर में मैंने ग्राफ का इंट्रोडक्शन दिया। ग्राफ क्या होता है? दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप बताने का एक ग्राफिकल मेथड है। दूसरा, ग्राफ बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम, रिगरस प्रॉब्लम को क्या बना देता है मेरे बच्चे? इजी बना देता है। लेकिन बच्चों को, मेरे बाबू लोगों को, मेरे बंदरों को यही दिक्कत होता है। तो इसलिए ग्राफ का छोटा छोटा पॉइंट समझते चलेंगे। अच्छा सर, क्या कहानी है? अब देखो, अब देख मेरे बच्चे, ग्राफ रियली में तीन टाइप का हो सकता है। ग्राफ, टाइप्स ऑफ ग्राफ। और वो किसमें? सिर्फ मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं मेरे बच्चे। हो सकता है कि खूब ग्राफ हो, खूब। एक बात बताऊं, जित ध्यान से सुनना, मैथ वाले लोग बहुत अच्छे से ध्यान में सुनिएगा। जितने सारे फंक्शन उतना सारा ग्राफ, जितना फंक्शन उतना ग्राफ, उतना मेरे बच्चे ग्राफ। इसका मतलब एक फंक्शन होता है लीनियर, तो लीनियर ग्राफ, उसी के बारे में पढ़ना है। फिर लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग का अलग ग्राफ होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंस का अलग ग्राफ होगा। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ अलग होगा। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस का ग्राफ अलग होगा। और भी क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पढ़े हैं उसका भी ग्राफ अलग अलग होगा। कहने का मतलब बेटा, कहने का मतलब मैं एक लाइन में बताऊं, जितना ज्यादा फंक्शन उतना ज्यादा ग्राफ। अच्छा सर, लेकिन फिजिक्स में अपने को ज्यादा नहीं पढ़ना है। फिजिक्स में अपने को ग्राफ ज्यादा नहीं पढ़ना है। अपने को फिजिक्स में बस लीनियर ग्राफ पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पढ़ना है, इलिप्स पढ़ना है, हाइपरबोला पढ़ना है, पैराबोला पढ़ना है। अब सोचो इतना ग्राफ पढ़ना है तो मैथ में कितना ग्राफ होगा। आ रहा है ना? तो हम लोग छोटे छोटे बातों से याद करते हैं, याद करते हैं। पहला ग्राफ हम लोग पढ़ते हैं, पहला ग्राफ कांस्टेंट ग्राफ। क्या बेटा? कांस्टेंट ग्राफ। क्या पढ़ रहे हैं?
कांस्टेंट ग्राफ। कांस्टेंट ग्राफ का मतलब होगा, आई रिपीट, कांस्टेंट ग्राफ का मतलब होगा कि कहीं एक जगह पे कोई वैल्यू कांस्टेंट हो जाए। क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। क्या हो जाए मेरे बच्चे? कांस्टेंट हो जाए। कांस्टेंट मतलब ग्राफ विल बी कांस्टेंट एट सर्टेन पॉइंट। चाहे अबाउट लिख लो, अबाउट सर्टेन पॉइंट, अबाउट सर्टेन पॉइंट। अब देखेंगे क्या है, कैसे है, कहानी समझेंगे। पहले हम लोग एक कुछ शेप के बारे में, कांस्टेंट ग्राफ का शेप के बारे में देखते हैं। शेप ऑफ कांस्टेंट ग्राफ। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मान लो क्वेश्चन मैंने दे दिया, क्वेश्चन दिया ड्रॉ फॉलोइंग ग्राफ। ठीक है, जैसे पहला x इक्वल टू 0, दूसरा y इक्वल टू 0, थर्ड x इक्वल टू 3, फोर्थ y इक्वल टू 4, फिफ्थ x इक्वल टू -6, सेवन x इक्वल टू y इक्वल टू -5। और और कोई टॉपिक बन सकता है क्या? और मैं देख लूं और क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है ग्राफ में। हाँ ठीक है। सही है। अगर जो इसका ग्राफ बनाना होगा बेटे, तो क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, उसको देखेंगे, उसको मेरे बच्चे देखेंगे। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं बिकॉज आई नीड सम स्पेस, आई नीड सम स्पेस, आई नीड सम स्पेस। ग्राफ बनाना है तो पहले क्या करना है, पहले हम लोग एक्सिस को खींच लेंगे। क्या खींच लेंगे मेरे बच्चे? एक्सिस को। क्या करेंगे? एक्सिस को खींच लेंगे। क्या करेंगे मेरे बच्चे? एक्सिस को खींच लेंगे। और जिस सीक्वेंस में मैं बता रहा हूं उसी सीक्वेंस में बनाना है, उसी सीक्वेंस में बनाना है, उसी सीक्वेंस में मेरे बच्चे बनाना है, उसी सीक्वेंस में बनाना है। अच्छा, पहला है ग्राफ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। इस पूरे ग्राफ में x की वैल्यू पहले ये क्या होता है, ये 0,0, 0,0। तो देखो ध्यान से देखना, तुम लोग ध्यान से देखना, आई रिपीट। देखो ये मैंने मान लिया कि मैं x इक्वल टू 0 पे खड़ा हूं, x इक्वल टू 0 पे खड़ा हूं। अब मैं इधर चलूंगा तो x वैल्यू बढ़ेगी, और अगर जो मैं इधर करूंगा तो x की वैल्यू चेंज होगी। आ रहा है कि नहीं? और अगर जो मैं ऐसे चलूं, देखो देखो, तो मेरी x की वैल्यू नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब हम लोग ऊपर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, तो x की कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू चेंज नहीं होगी। आई रिपीट वंस अगेन बिकॉज इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर से x की वैल्यू किधर चेंज हो रही है? या तो हम लोग लेफ्ट में जा रहे हैं या तो हम लोग राइट में जा रहे हैं। लेकिन अगर जो मैं इसी को ऐसे करूं, देखो ऊपर से उठ रहा हूं तो x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब मेरे बच्चे, इसका मतलब कि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। मतलब x इक्वल टू 0, इट मीन्स y एक्सिस, इट मीन्स y एक्सिस, इट मीन्स y एक्सिस। ध्यान से देखो, 0, ये देखो, ये देखो, अगर जो मैं बनाऊं, ये मान लो 2, ये 4, ये 6, ये 8, तो देखो 0,
ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। यहाँ पे अच्छा एक और चीज, कोऑर्डिनेट डिसाइड करेंगे तो पहले एक्स फिर वाई। आई रिपीट वंस अगेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले अगर जो इसे ब्रैकेट में लिखूंगा तो पहले पॉइंट किसका लिखना होगा, एक्स का, दूसरा किसका लिखना होगा, वाई का। पहले एक्स का और दूसरा वाई का। क्यों सर पहले वाई फिर बाद में एक्स क्यों रही, बिकॉज इट इज ए रूल। ये क्या है मेरे बच्चे, रूल, कि पहले एक्स का कोऑर्डिनेट लिखेंगे फिर वाई का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, और अगर जो जेड होगा तो जेड का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। लेकिन जेड में अपन लोगों को नहीं खेलना है, अपने को सिर्फ 2D ग्राफ पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ग्राफ कौन सा पढ़ना है बेटे मेरे, 2D ग्राफ। ठीक है, खैर वो सब छोड़िए। ठीक है, पहले क्या लिखते हैं एक्स, दोबारा क्या लिखते हैं वाई। क्यों सर, बिकॉज इट इज ए रूल, इट इज और रूल। क्या होगा बेटे मेरे, रूल। देखो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे सिक्स, यहाँ पे सिक्स फोर, सॉरी यहाँ पे एट, यहाँ पे मेरे बच्चे सिक्स, यहाँ पे फोर, यहाँ पे टू। कॉमा दे दो, कॉमा दे दो, कॉमा दे दो। इसका मतलब y एक्सिस पे x इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। क्या मेरे बच्चे इतनी बात समझ में आया। अगर जो कोई बोलेगा x इक्वल टू जीरो तो इसका मतलब वो ग्राफ कहां होगा, y पे। सिमिलरली y इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो मतलब ये किसकी बात हो रही है, x एक्सिस की। किसकी बात हो रही है मेरे बच्चे, x एक्सिस पे। थोड़ा लिख ले, लिख ले, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लिख, लिख तो मेरे बच्चे, लिखो, y एक्सिस पे x की वैल्यू जीरो होती है। लिख लिए क्या, लिख लिए क्या, y एक्सिस पे x की वैल्यू जीरो होती है, और x एक्सिस पे y की वैल्यू मेरे बच्चे जीरो होगी। ठीक है, इतना आया, अच्छा ठीक है सर। अब अब थर्ड वाला x इक्वल टू थ्री, इसका मतलब, इसका मतलब मेरे बच्चे यहाँ पे ये x इक्वल टू जीरो का ग्राफ है, ये y इक्वल टू जीरो का ग्राफ है। क्या इतना बात मेरे बच्चों लोग समझ में आए, क्या इतनी बात समझ में आया। हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग, क्या हाल चाल, सब कुछ बढ़िया। हम लोग बच्चे ग्राफ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और कुछ कुछ बातें हो गई थी, उसमें कुछ बातें हो गई थी, थोड़ा सा कुछ वीडियो में इंटरेक्शन होने के कारण, कुछ नेट के प्रॉब्लम होने के कारण हम लोग 17 मिनट का वीडियो बनाए थे और उसको स्टॉप कर दिए थे। उसमें जो बेसिक बेसिक बात हो गई थी वो मैं बता दूं। पहला हम लोग सीखे थे कि ग्राफ क्या होता है। तो बेसिकली ग्राफ फिजिक्स में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी को रिलेट करने में हेल्प करता है। अच्छा, दूसरा मतलब कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी आपस में कैसे रिलेटेड है, ये दो तरीके से पता चलता है मेरे बच्चे। एक बाय मैथमेटिकल फॉर्मूला और दूसरा बाय ग्राफ। अच्छा, फिर हम लोगों ने बात किया था कि जो ग्राफ से जो चीजें समझती है वो काफी आसान होती है, लेकिन हमारे बच्चों को ग्राफ से ही बहुत ज्यादा डर लगता है। इसलिए ग्राफ में हम लोग जीरो से लेके हाई तक जाएंगे, मतलब एक एक छोटी से छोटी बात करेंगे। ठीक है बच्चे, तो ग्राफ में पहला पहला होता है ग्राफ का, ग्राफ में एक्सिस होता है। क्या है बेटा, एक्सिस। अब एक्सिस देखो ऐसे होता है, ये मान लिया मैंने एक्स एक्सिस, और ये होता है बेटा वाई एक्सिस। क्या होता है बेटा, वाई एक्सिस। अच्छा, अब कुछ कुछ बात हम लोग सीख चुके थे। पहला क्या हम लोग सीखे थे, पहला हम लोग क्या सीखे थे, पहला क्या सीखे थे कि x इक्वल टू जीरो का ग्राफ क्या था, और दूसरा y इक्वल टू जीरो का ग्राफ क्या था। x इक्वल टू जीरो का क्या ग्राफ था और y इक्वल टू जीरो का क्या ग्राफ था, ये मार्कर मार्कर, y इक्वल टू जीरो का क्या ग्राफ था उसको हम लोग
सीख रहे थे। अच्छा ठीक है सर, उतना। और कुछ कुछ बातें अपन लोग सीख चुके थे कि x इक्वल टू जीरो का मतलब y एक्सिस, x इक्वल टू जीरो का मतलब होता है y एक्सिस। मेरे बच्चे क्या होता है? y एक्सिस। y इक्वल टू जीरो का मतलब होता है, y इक्वल टू जीरो का मतलब होता है मेरे बच्चे x एक्सिस। यानी मैं बस ये कहना चाहता हूं कि y एक्सिस पे x का कोऑर्डिनेट जीरो होता है, y एक्सिस पे x का कोऑर्डिनेट जीरो होता है और x एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट जीरो होता है। ठीक है मेरे बच्चे? मतलब यहां पे क्या होगा, इस लाइन पे x इक्वल टू जीरो की लाइन है और ये बेटा ये y इक्वल टू जीरो की लाइन है। ये बात याद रखना है, y इक्वल टू जीरो मतलब x एक्सिस। x एक्सिस पे जैसे मैं लिख रहा हूं मेरे बच्चे वैसे लिखेंगे। y कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट जीरो होता है। क्या होता है बेटा? जीरो होता है। इसी तरह y एक्सिस पे ये x की वैल्यू जीरो मतलब y एक्सिस पर, y एक्सिस पे x की वैल्यू वैल्यू जीरो होती है। क्या होती है मेरे बच्चे? जीरो होती है। ठीक है। दूसरा, ये कहानी करने का मतलब है कि अगर जो कोऑर्डिनेट लिखा जाता है तो पहले x का कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, दूसरा y का लिखा जाता है, और अगर जो तीसरा अगर जो है z, तो z का कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। इट्स द रूल ऑफ मैथमेटिक्स। ये किसका रूल है मेरे बच्चे? मैथ का रूल है कि अगर जो मान लो कोई पॉइंट ऐसे लिखा है 3,4, तो मैं ये जान जाऊंगा कि x इक्वल टू 3 है मेरे बच्चे और y इक्वल टू क्या है? 4। गलती से अगर जो x इक्वल टू 3 कहें और x इक्वल टू 4 कहें और y इक्वल टू 3 कहें तो ये बच्चे मेरे गलत है। देखो छोटी छोटी बातें अगर जो समझती रहेगी तो अपने को फिजिक्स आएगा, नहीं तो सही बताऊं चुपके से अपने को फिजिक्स से नाता तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चे? क्या करना पड़ेगा? फिजिक्स से जो नाता है वो क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। मतलब अगर जो छोटी छोटी बातें या बेसिक बेसिक बातें नहीं आएगी तो आगे चल के फिजिक्स क्या हो जाएगा? टफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? टफ हो जाएगा। तो ग्राफ में हम लोग बेसिकली क्या सीखे थे? ग्राफ का अगर जो ठीक ठाक अपन लोग सीखे थे तो ग्राफ का हम लोग सीख रहे थे कौन सा ग्राफ मेरे बच्चे? कांस्टेंट ग्राफ। कौन सा बेटा? कांस्टेंट ग्राफ। क्या? कांस्टेंट ग्राफ। कांस्टेंट ग्राफ जैसे एग्जांपल में x इक्वल टू 3 हुआ, y इक्वल टू 4 हुआ। क्या हुआ? x इक्वल टू 3 हुआ और y इक्वल टू 4 हुआ। y इक्वल टू क्या हुआ बच्चे? 4। अगर जो मुझसे कह दिया जाए कि x इक्वल टू 4 का, x इक्वल टू 3 का और y इक्वल टू 4 का ग्राफ खींच के दिखाओ, तो देखो मैं दिखाता हूं कैसे होगा। देखो पहले क्या करेंगे, एकदम ग्राफ का पहला काम, फर्स्ट वी विल ड्रॉ एक्सिस। फर्स्ट स्टेप अगर जो लिखना होगा तो आप लोग लिख लीजिए। पहला काम फर्स्ट स्टेप ड्रॉ, क्या होगा? पहला हम लोग क्या करेंगे? एक्सिस खींचेंगे। तो मैंने ये खींच लिया और मैं मान लिया कि ये वाई एक्सिस है मेरे बच्चे और ये एक्स एक्सिस। अच्छा, दूसरा कुछ मैं बात बहुत अच्छा बताऊं तो ये बताऊं कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। कहीं क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। पोजीशन कैन बी इंटरचेंज। वाई एक्सिस यहाँ हो सकता है और एक्स एक्सिस यहाँ हो सकता है। ये सिर्फ नेम है, नेमिंग है, तो नेमिंग का कोई बड़ा इश्यू नहीं है। खैर हम लोग देखते हैं एक्स इक्वल टू 3। x इक्वल टू बेटा मेरे 3, मतलब x इक्वल टू 3 मतलब when only change in y,
चेंज इन वाई, चेंज इन वाई। तो देखो ध्यान से समझना, मैं ये बात बहुत बड़ी बढ़िया और बहुत सटीक बात बता रहा हूं। जब हम लोग ऊपर चढ़ेंगे, क्या करेंगे, ऊपर चढ़ेंगे, तो कौन सा एक्सिस चेंज होगा, वाई एक्सिस। और जब हम लोग राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो कौन सा चेंज होगा एक्सिस, कौन सा, एक्स एक्सिस। कौन सा, वाई एक्सिस। अगर जो मैं बात करूं, अगर जो मैं वाई एक्सिस की बात करूं, अगर जो मैं वाई एक्सिस की बात करूं बेटा, तो चेंज कब, ऊपर नीचे, कब, ऊपर नीचे। कब होता है बेटा, ऊपर नीचे। और एक्स एक्सिस कब चेंज होगा बेटा, when we move, when we move राइट लेफ्ट। क्या बेटा, राइट लेफ्ट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। ये मेरा पढ़ाने का अंदाज है, मैं चाहूं तो इंग्लिश में लिखवा सकता हूं कि इन एक्सिस व्हेन वी गो अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, then we consider that y axis is goes on changing. Similarly, when we will move in right direction or left direction, then its corresponding y axis x axis is changing. लेकिन मैं हिंदी में इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि आपको बातें क्लियर बतिया होना चाहिए। अगर जो मैं बोलूं कि कोई पार्टिकल ऐसे ऊपर जा रहा है, कहां जा रहा है, ऊपर 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 ऊपर, तो इसका मतलब क्या चेंज हो रहा है, वाई एक्सिस। क्या चेंज हो रहा है, वाई एक्सिस। अगर जो मैं कहूं कुछ पार्टिकल ऐसे ऐसे जा रहा है ऐसे, तो क्या चेंज हो रहा है, एक्स एक्सिस। और कुछ पार्टिकल ऐसे जा रहा है, देखो ऐसे ऐसे, तो उसमें क्या चेंज हो रहा है, वाई एक्सिस भी चेंज हो रहा है और एक्स एक्सिस भी चेंज हो रहा है। वो सब कहानी करेंगे। अभी फिलहाल में हम लोग एक्स इक्वल टू 3 का ग्राफ अगर जो बनाना होगा मेरे बच्चे, अगर जो मैं यहाँ पे लिख दूं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और 4 है, ये भी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मतलब मैं ले लिया 4। तो x इक्वल टू 3 का ग्राफ कौन सा बनेगा, x इक्वल टू 3 का ग्राफ देखो तो ये बनेगा, कौन सा बनेगा, 3। सॉरी, थोड़ा तुम लोग स्पीड बनाना, 3। ये x इक्वल टू क्या है बेटा, 3। x इक्वल टू क्या है, 3। मतलब अगर जो x की वैल्यू कांस्टेंट है, x की वैल्यू कांस्टेंट है, तो ग्राफ किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के। किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के। और ये लिख लिए ना तुम लोग, ये लिख लिए ना, इसको मैं मिटा रहा है, इसको मैं मिटा रहा हूं। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, x की वैल्यू कब जीरो होती है, y एक्सिस पे, y की वैल्यू कब जीरो होती है, x एक्सिस पे। अभी खेलेंगे इसके बारे में, करेंगे सब कुछ, लेकिन अभी फिलहाल में हम देखेंगे। हाँ, तो इसमें इस ग्राफ से कंक्लूजन क्या निकला, x इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कुछ भी नंबर, 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी नंबर ले लें, अगर जो कांस्टेंट होगा तो ग्राफ इज पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है बच्चे, मैथ में साइन होता है ऐसे, पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्या होता है मेरे बच्चे, वाई एक्सिस। क्या होता है मेरे बच्चे, वाई एक्सिस। सिमिलरली अब अगर मेरे पास तो दो पेन नहीं है, नहीं तो मैं बना सकता था, दो पेन तो नहीं है, नहीं तो मैं बना सकता, सिमिलरली हरा वाला, सिमिलरली अगर जो मैं बेटा इसी को मैं मिटा के, इसी को मैं मिटा दूं, अच्छा थोड़ा सा, अब इसी को मिटा के अगर जो मैं पूरा लॉक कर दी, अगर जो मैं बेटा क्या पढ़ रहा है, y इक्वल टू 4, तो देखो ये y इक्वल टू क्या है बेटा, 4। क्या है,
y इक्वल टू क्या मेरे बच्चे 4। तो देखो ध्यान से देखना, तो थोड़ा देख तो बच्चा देख, टाइम के साथ एक्स चेंज हो रहा है, 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 लेकिन वाई चेंज हो रहा है क्या? नहीं, वाई चेंज नहीं हो रहा है। कैसे सर, आपने कैसे डिसाइड किया? क्योंकि बच्चे मैं पहले ही बोला कि अगर जो ऊपर या नीचे अगर जो ग्राफ होगा तो क्या चेंज होगा? वाई, और लेफ्ट और राइट होगा तो क्या होगा? एक्स। तो देखो इसमें कहा ग्राफ किधर को जा रहा है? इधर जा रहा है। देखो यहाँ पे ये पॉइंट अगर जो मैं बोलूं तो ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट x इक्वल टू 1 है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट x इक्वल टू 2 है। ये पॉइंट x इक्वल टू 3 है। और ये पॉइंट x इक्वल टू बेटा मेरे थोड़ा और अच्छे से बना लो, ये पॉइंट x इक्वल टू 4 है। मतलब अगर जो ये कौन सा ग्राफ है? y इक्वल टू 4 का ग्राफ। तो इसका मतलब कि अगर जो y इक्वल टू कांस्टेंट है तो ग्राफ किसके पैरेलल होगा? किसके पैरेलल होगा? किसके? किसके? एक्स एक्सिस के। y, तो ये कंक्लूजन लिख लो। यहाँ पे एक और कंक्लूजन हम लोग ऐड कर रहे हैं। पहला कंक्लूजन हो गया, दूसरा कंक्लूजन ये, y इज इक्वल टू कांस्टेंट, y इक्वल टू कांस्टेंट, देन graph is parallel to x axis। किसके एक्सिस होगा बेटा? पैरेलल टू x एक्सिस। देखो इसमें हाइट चेंज हो रहा है क्या ग्राफ का? हाइट चेंज हो रहा है क्या? नहीं, हाइट चेंज नहीं हो रहा है। जबकि अगर जो दूसरा का ग्राफ अगर जो मैं बनाऊं, ये ये y था और ये x था और ये x इक्वल टू 3 था, x इक्वल टू 3 का ग्राफ था, तो इसमें देखो, यहाँ देखो, ये देखो चेंज हो रहा है, हाइट चेंज हो रहा है। हाइट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। यहाँ पे y की वैल्यू अलग, यहाँ पे y की वैल्यू अलग, यहाँ पे y की वैल्यू ये है, ये है, ये है, लेकिन x की क्या है? कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। तो इस पूरे लेक्चर में या इतना दूर के पार्ट में क्या आपको ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? 4 कंक्लूजन। कितना? 4। बल्कि वो जो कंक्लूजन निकाला था ग्राफ, 4, ये मैं मान लिया थर्ड और ये मान लिया मैं फोर्थ। मतलब अपन लोग 4 बात सीखे। कितनी बात मेरे बच्चे? 4। पहला पहला क्या सीखे? y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। दूसरा पार्ट सीखे, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। अच्छा, तीसरी बात सीखे कि अगर जो x इक्वल टू कांस्टेंट है, x इक्वल टू कांस्टेंट है, तो ग्राफ किसके पैरेलल होगा? y एक्सिस के। और अगर जो y इक्वल टू कांस्टेंट है तो ग्राफ किसके पैरेलल होगा? x एक्सिस के। इतनी बात समझ में आई तो मैं आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं मिटा रहा हूं मेरे बच्चे। 4 बात अपन लोग सीख लिए ग्राफ में। कितनी बात सीख लिए? 4। कितनी बात सीख लिए? 4। अच्छा, अब दूसरी बात, चार बात, फिर अब मैं हेडिंग डालू, प्लॉटिंग द पॉइंट इन द ग्राफ। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में मैं ले लिया, जैसे 2 कॉलम बना ले रहा हूं, ठीक है। एकदम बेसिक से, कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे बच्चे, जैसे अगर जो मान लो कि मैं ले लिया, नंबर ले लिया 2 3 1 4, थोड़ा अच्छे से लू, 1 का 3, 2 का 4, 3 का 5, 4 का मान लिया मैंने 2, 5 का क्या मान लिया? 5 का मैंने मान लिया, कुछ भी मान लो, 7, 6,
6 का मैंने मान लिया सेम। ठीक है मेरे बच्चे, अब मुझे प्लॉट करना है। क्या करना है? प्लॉट। वेयर इज द डस्टर? मुझे प्लॉट करना है। तो मैं प्लॉट कैसे करूंगा अभी देखेंगे, अभी अपने को दिमाग नहीं चलाना है, देखेंगे। देखो ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चे। पहले क्या करूंगा, अब थोड़ा सा तुम लोग क्लास में होते ना, क्लास में होते तो ग्राफ का पेपर मैं लेके दिखाता। यहाँ खैर ग्राफ का पेपर तो नहीं है, इसलिए हम लोग करेस्पॉन्डिंग ग्राफ बना लेंगे एक बार। लेकिन ग्राफ हम लोग का एग्जैक्ट बनना चाहिए। एग्जैक्ट बनने के लिए एक तरीका बताऊं, ये जो सेक्शन लो ना, क्रॉस सेक्शन, वो एकदम करेक्ट लो। क्या लो? करेक्ट। जैसे मैंने माना 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे भी एकदम, यहाँ पे भी अच्छा, मैं कितना भी गैप ले सकता हूँ, लेकिन मैं इतना छोटा छोटा क्यों लिया कि अपने को क्या है, थोड़ा स्पेस मिल जाए मेरे बच्चे। ठीक है ना? तो यहाँ पे भी मैं इतना ही लगभग लूंगा, थोड़ा बहुत होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, एक बात बताइए आप थोड़ा तो, ये 80 तक पॉइंट क्यों बना है? यहाँ 8 तक ही क्यों पॉइंट बना? क्योंकि मैं देख लिया बेटा, इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितने है? 6। और इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 7। तो अपने ग्राफ को 6 और 7 पॉइंट के आगे नहीं बना है। अरे भैया, ये रियल में होता है एक्स एक्सिस इंफिनिटी। क्या? इंफिनिटी। ये भी क्या होता है? इंफिनिटी। और इसके इधर अगर जो मैं बनाऊंगा मेरे बच्चे, तो ये माइनस इंफिनिटी होता है। और ये क्या होता है? माइनस इंफिनिटी। और ये माइनस वाई एक्सिस होता है, ये माइनस एक्स एक्सिस होता है। ठीक है मेरे बच्चे? खैर वो सब छोड़ते हैं, अपने को पॉइंट पे प्लॉट कैसे करना है वो देखो। और ये जिंदगी में ये बात आनी चाहिए, ये बात आनी चाहिए। अच्छा ठीक है, जैसे 1,3, 1,3, 1,3, मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। अब कैसे देखेंगे? x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3। पहले ऐसे x की वैल्यू पहले क्या करेंगे? x की वैल्यू 1, 1 मैंने डिसाइड कर लिया, y की वैल्यू 3। मतलब देखो मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान से देखना, ये देखो, ये देखो, मैं दिख रहा हूं। हाँ देखो ध्यान से, जैसे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, मैं जीरो पे खड़ा हूं, मैं चला x की वैल्यू 1, चला, फिर उसके बाद y की वैल्यू 3, मतलब 1 2 3। मतलब मैं पहले कहां से आया? मैं पहले आया यहां से यहां, और ये तो देखो मेरा पॉइंट कहाँ है? ये क्या है? ये पॉइंट। अब पहले कौन सा कोऑर्डिनेट लिखेंगे? कौन सा? एक्स का। तो ये हो जाएगा 1 और ये कॉमा 3। कोई दिक्कत? पहले बताया हूं, ये रूल है। रूल क्या है बेटा? पहले एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट, पहले लिखा 1 और 3। अच्छा सर, फिर 2,4, मतलब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 है, मतलब ये कहाँ है? इधर कहीं है, देखो तो, ये है 2,4। अच्छा, इसी तरह 3,5, 3,5, अब ध्यान से सुनेंगे बहुत अच्छे से। 3,5 मतलब, अगर जो मैं 3,5 बोल रहा हूं, इसका मतलब जो पहले बोल रहा हूं वो एक्स एक्सिस है, और जो बाद में बोल रहा हूं वाई एक्सिस है। ये बोलने का तरीका भी समझते रहे ना तुम लोग। जैसे मैं बोलूं 12,14, तो ये मतलब x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 14। खैर हम लोग यहाँ पे आते हैं, 3,5 मतलब x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3, 1 2 3, यहाँ पहुंच गए। 5, y की वैल्यू 5। अब यहाँ पे 3 पे पहुंच के ऊपर चढ़ते जाएंगे, चढ़ते गए, चढ़ते 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 कहाँ चले गए? 5। कहाँ चले गए? 5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? 3,5, 3,5 मतलब 3,5 का मतलब ओरिजिन से एक्स कितना दूर पे है? 3। और कितना ऊपर है? 5। कितना ऊपर है? 5। आ रहा है क्या? फिर से 4,2,
4,2 मतलब ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे आना चाहिए 4 और कितना ऊपर 2, कितना ऊपर 2, तो ये हो गया 4 और ये कॉमा 2, 4,2, 4,2 देखो ओरिजिन से कितना 4, कितना 4 किधर पॉजिटिव है, ये क्या है ए राइट है और ये क्या है लेफ्ट, क्या है लेफ्ट। हाँ अभी आई जे के भी बोला जाता है, खैर उसको नहीं देखेंगे, वो वेक्टर जब पढ़ाऊंगा तब देखेंगे। 4,2 मतलब यहाँ आओ 4 और ये आ जाओ 2। अब 5,6, 5 मतलब एक्स एक्सिस से कितना 5 और 6 मतलब कितना ऊपर 6, मतलब ये पॉइंट कहीं ना कहीं यहां होगा, ये पॉइंट होगा 5,6। फिर 6,7, 6,7, 6,7 थोड़ा सा मेरे पास कम जगह है लेकिन मैं फिर भी बना दे रहा हूं 6,7, 6,7, 6,7, 6,7। अब मैं अगर जो ग्राफ को, ग्राफ ये आ गया क्या पॉइंट आ गया, मतलब कोई भी बोलेगा तो पहले उतना एक्स एक्सिस में फिर कितना ऊपर, जैसे अगर जो मैं बोलूं 3,5 मतलब एक्स एक्सिस में 3 चला फिर उसके बाद 5 ऊपर, और इस ग्राफ को अगर जो मैं जोड़ दूंगा तो देखो कुछ ग्राफ इस कदर दिखेगा, पहले मैं गया यहां फिर गया सॉरी पहले गया यहां फिर यहां फिर यहां फिर 4,2 फिर 5,6 फिर 6,7, देखो ग्राफ ऐसे बनेगा। तो प्लॉट करने आना चाहिए, क्या मैं सिखा लिया, तो कंक्लूजन फोर्थ में या फिफ्थ जो भी कंक्लूजन है उसमें हम लोगों को पॉइंट समझ में आना चाहिए। अच्छा मैं बोलूंगा कि x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 मतलब ओरिजिन से ये होता है बेटा, इसको बोलते हैं ग्राफ में ओरिजिन, क्या बोलते हैं बेटे, इसको बोलते हैं ओरिजिन, क्या बोलते हैं ओरिजिन, ओरिजिन 0,0 क्या होता है ओरिजिन, क्या होता है रेफरेंस पॉइंट, क्या पॉइंट रेफरेंस पॉइंट, क्या ये ओरिजिन को मैं लो हम लोग बोलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट क्या बोलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमेशा 0,0 रहता है। जैसे मैं अगर जो मैं बोलूं ध्यान से सुनना, ये रेफरेंस लेना बहुत जरूरी है। जैसे मैं बोलूं कि नागपुर, यहां से नागपुर, यहां नहीं बोला बस मैं बोला हूं कि नागपुर 1,000 किलोमीटर दूर है, तो तुम नहीं पूछोगे कहां से, क्योंकि हो सकता है कि तुम नागपुर में ही रहो, तो हो सकता है कि तुम्हारे यहाँ से 0 किलोमीटर है, या हो सकता है कि तुम और अदर सिटी में हो, सपोज करो कि तुम चंद्रपुर में हो, तो चंद्रपुर में वहां नागपुर कितना है 150 किलोमीटर। तो अगर जो मैं बोलूं कि मुंबई 600 किलोमीटर है, तो तुम पूछोगे कहां से, ये जो कहां वाला शब्द है इसी को क्या बोलते हैं ओरिजिन, या इसी को क्या बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, क्या बोलते हैं रेफरेंस। अगर जो मुझे किसी के बीच के दूरी बतानी हो तो मुझे रेफरेंस लेना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। जैसे मैं बोलूं दो जैसे मैं बोल दूं कि हैदराबाद 700 किलोमीटर है, तो तुम बोलोगे कहां से, या अगर जो मैं बोलूं हैदराबाद 1,000 किलोमीटर है, अब देखो दो बच्चा है तीन बच्चा मान लो, कोई बोल रहा है हैदराबाद 700 किलोमीटर है, कोई बोल रहा है हैदराबाद 1,000 किलोमीटर है, और कोई बोल रहा है कि हैदराबाद 2,000 किलोमीटर है। क्या तीनों बच्चे गलत हैं कि तीनों बच्चे सही है, ऑफकोर्स तीनों सही हैं, वो लोग अलग अलग जगह से अलग अलग बता सकते हैं, आ रहा है कहानी। तो रेफरेंस पॉइंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब हमें पते नहीं रहेगा, एंड पता ही नहीं रहेगा तो अपन लोग ग्राफ की प्लॉटिंग नहीं कर सकते, इसलिए ओरिजिन डिसाइड होना ही पड़ेगा।
जैसे एक बच्चा बोला था कि 700 किलोमीटर है, एक बच्चा बोला था 1000 किलोमीटर है, और एक बच्चा बोला था 2000 किलोमीटर है। तीनों लोग सही है, बस ये है कि तीनों लोग अपना रेफरेंस अलग अलग है। कोई हो सकता है चंद्रपुर से बोल रहा है, कोई बोल रहा होगा नागपुर से, कोई बोल रहा होगा मध्य प्रदेश से, एमपी से, भोपाल से। ये सब सिटी है, ठीक है ना। तो ये कहानी है, रेफरेंस पॉइंट यही इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, ये पॉइंट आ गया कि नहीं प्लॉट करने, पॉइंट प्लॉट करने आना चाहिए। ये 10th क्लास में सीखे ही हो तुम लोग, लेकिन मैं फिर से सिखा दे रहा हूं। जैसे अगर जो मैं बोलूं 5,6, मतलब एक्स एक्सिस से 5 और 6 मीटर ऊपर, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं, मैं मिटा रहा हूं। ये बहुत बेसिक बेसिक बात इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि ग्राफ में बहुत बेसिक बेसिक बात ही किया जाता है। ये कंक्लूजन। अब फिफ्थ हम लोग सीखेंगे, फिफ्थ पार्ट हम लोग सीखेंगे मेरे बच्चे, स्लोप ऑफ ग्राफ। स्लोप ऑफ ग्राफ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या है? पढ़ चुके हैं। क्या है? पढ़ चुके हैं। देखना, जैसे मान लो ये मैं ग्राफ बना दूं, क्या है? ग्राफ बना दूं, और सपोज करो कि ये ग्राफ मैंने बनाया, ये मैंने ग्राफ बनाया, और ये पॉइंट मैंने लिया P, और ये पॉइंट लिया Q, और ये पॉइंट है x1, y1, और ये पॉइंट कहाँ है x2, y2। ये पॉइंट कौन सा है? Q। कौन सा पॉइंट है? Q। अब मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर जो मैं बोलूं कि ये पॉइंट x1, y1, मतलब ओरिजिन से x1 आगे और y1 ऊपर, y1 ऊपर। फिर मैं बोल रहा हूँ x2, y2, मतलब ओरिजिन से x2 आगे और y2 मेरे बच्चे ऊपर। y2 किधर? ऊपर। ठीक है सर, इतना तो समझ में आ रहा है। अब स्लोप इक्वल टू क्या होता है? स्लोप इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, या चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो थोड़ा सा मैं कुछ और डिस्कशन करूं, स्लोप का मतलब क्या होता है और क्यों स्लोप की वैल्यू tan थीटा है, मैं ये जानना चाहता हूं, या ये जानूंगा y स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। क्यों tan थीटा ही होता है, ये देखने की कोशिश करेंगे। देखना, देखो मेरे बच्चे, जैसे ये मान लो कि ये है, ठीक है, ये है, ये एंगल जो थीटा है, तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा। कैसे सर? अल्टर, ये पैरेलल लाइन है ना, ये पैरेलल लाइन है, ये क्या है? ये मेरे बच्चे, ये पैरेलल लाइन की मैं प्रॉपर्टी लगा दे रहा हूं, बाद में प्रूफ भी कर दूंगा। जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है? सेम। क्या होता है? सेम। देखो ये पैरेलल लाइन है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल थीटा होगा। क्या होगा? थीटा। अब स्लोप इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये थोड़ा सा और अच्छे से मैं लिखूं बेटा, x1 y1, ये मान लो कि पी क्यू, और ये मैंने मान लिया ए। क्या मान लिया? ए। अब पीए का डिस्टेंस कितना होगा? थोड़ा मेरे बच्चे बता तो, ये डिस्टेंस कितना होगा? ये यही क्या x2 माइनस x1 है क्या? क्या है? x2 माइनस x1 है। कैसे? देखो, ये x1, ये x2, क्या है? x1 x2। यहां से ये डिस्टेंस कितना है? x1, और यहां से ये डिस्टेंस कितना है? x2। तो ये डिस्टेंस कितना है? x2 माइनस x1। चाहिए, देख देख बेटा मेरे, यहां से ये 4 और यहां से यहां 7, तो ये डिस्टेंस कितना है? 7 माइनस 4। आ रहा है कुछ समझ में? समझ में आ रहा है ना? यहां से यहां मान लो ये 4 है, और यहां से यहां ये 7 है, तो ये डिस्टेंस कितना?
4 - 7 मतलब यही डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस ही क्या है, x2 - x1, और ये डिस्टेंस क्या है, सेम। अच्छा, ये पूरा डिस्टेंस कितना है, y2, कितना है, y2, और ये डिस्टेंस कितना है, y1, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y2 - y1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे बच्चे? ग्राफ में, आई रिपीट, ग्राफ पूरा बड़ा बनाएंगे, ग्राफ में गोजागाजी नहीं करेंगे। गोजागाजी करने का मतलब मेरे बच्चे कि ग्राफ नीट और क्लीन होना चाहिए। हो सकता है कि मेरा बताते बताते उतना नीट और क्लीन ना हो, लेकिन आपका ग्राफ नीट और क्लीन होना चाहिए। अच्छा सर, ठीक है, इतना बात जान गए। अब स्लोप इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये क्या है, ये अगर जो मैं ये बोलूं तो ये रियल में y2 - y1 क्या है, इन ट्रेंगल पी क्यू, ये मैं मान लिया पी, मैं मान लिया पी मान लो, बी मान लो, क्या मान लो, बी मान लो, क्योंकि क्यू ये थीटा थीटा है। इन पी बी ए, इन ट्रेंगल पी बी ए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर थोड़ा मेरे बच्चे बता तो क्या है, और बेस क्या है। परपेंडिकुलर क्या है, जो थीटा के जस्ट सामने वाला साइड होता है वही परपेंडिकुलर होता है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? राइट एंगल ट्रिंगल में, अब देखो, कोई बातों को बार बार बताया जाए, अगर जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो दिक्कत है मेरे बच्चे। अगर जो मैं बोलूं तो आपका फटाक से आंसर होना चाहिए था। इस ट्रेंगल में परपेंडिकुलर कौन है, थीटा के जस्ट सामने वाला है, ये है, तो ये क्या है, y2 - y1 है। कोई दिक्कत? बेस कितना है, x2 - x1 है, जिसपे 90 डिग्री और थीटा बना रहे उस पे क्या होता है, बेस। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते समय बताया था, थीटा के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा के जिसपे थीटा और 90 डिग्री बना है वो क्या है, बेस। तो इसको रिलेट करता हुआ, इसको रिलेट करता हुआ ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फंक्शन जोड़ता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बेटा क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री का, तुम मेरे से तुम बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, तुम बताओ। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा होता है। क्या में होता है मेरे बच्चे, टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा। दैट्स वाई, that's why slope is equal to tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। क्या होता है बेटा, tan थीटा। अच्छा, ठीक है सर, ये भी समझ में तो आ रहा है, कहानी समझ में आई। आई रिपीट वंस अगेन, वाई स्लोप इज कॉल्ड tan थीटा, क्योंकि स्लोप इक्वल टू होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। स्लोप इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ट्रिग्नोमेट्री में किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का। किसका होता है, टेन थीटा। लिखो, क्वेश्चन लिखो, तो क्वेश्चन लिख तो मेरे बच्चे, y स्लोप इज, y स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। आंसर लिखो, बिकॉज बिकॉज as we know that, as we know that slope equal to perpendicular upon base, and in trigonometry only tan theta, only tan theta is the function which have same formula, which have same formula, which have same formula। तो पांचवा कंक्लूजन हम लोग क्या जान गए बच्चे, पांचवा कंक्लूजन हम लोग क्या जान गए, कंक्लूजन लिखते रहो, कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन, कंक्लूजन नंबर फिफ्थ, कंक्लूजन नंबर फिफ्थ, फिफ्थ का कंक्लूजन क्या है, स्लोप इक्वल टू क्या होता है बेटा, टेन थीटा, और ये क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, चाहे इसको चेंज इन y अपॉन चेंज इन x।
और tan थीटा को ही क्या कहते हैं, इसको लिखने का तरीका क्या है, स्लोप को क्या लिखने का तरीका है, m डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। क्या होता है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अगर जो मैं बोलूं, ध्यान से सुनो, मैं बोलूं m, तुम बोलोगे tan थीटा, मैं बोलूं m तो तुम बोलोगे tan थीटा। अगर जो मैं बोलूंगा tan थीटा तो तुम क्या समझोगे, m, क्या समझोगे, m। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये नोटेशन है, ये सिर्फ क्या है, नोटेशन। मैथमेटिक्स में tan थीटा बार बार नहीं लिखेंगे, इसलिए इसको किससे डिनोट कर लेंगे, m से। किसको डिनोट कर लेंगे, m से। तो समझ में आया, 5 कंक्लूजन समझ लिए। पहला पहला आई रिपीट वंस अगेन, एक्स वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0। ग्राफ अगर जो x इक्वल टू कांस्टेंट है, x इक्वल टू कांस्टेंट है तो पैरेलल टू y एक्सिस, y इक्वल टू कांस्टेंट है तो पैरेलल टू x एक्सिस। और पांचवा वो तो कंक्लूजन नहीं था, वो मैंने ये सिखाया कि ग्राफ कैसे पॉइंट प्लॉट करते हैं। छठवां बात मैंने सीख लिया कि स्लोप क्या होता है, स्लोप इक्वल टू होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। और चेंज इन y अपॉन चेंज इन x को रिलेट करता हुआ ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ कौन फंक्शन होता है, वो होता है मेरे बच्चे tan थीटा। दैट्स व्हाई स्लोप इज कॉल्ड tan थीटा। ठीक है, इतना दूर तक जान गए। पांचवा, अब थोड़ा सा और हम लोग ये मिटा रहा है, ये क्या कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। सिक्स कंक्लूजन अगर जो हम लोग देखेंगे बेटा, अब ये सब स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के। सिक्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्लोप, टाइप्स ऑफ स्लोप। तो एक होता है निगेटिव स्लोप, निगेटिव स्लोप, निगेटिव स्लोप मतलब m इक्वल टू -tan थीटा, -tan थीटा। और एक होता है मेरे बच्चे पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप m इक्वल टू +tan थीटा या m इक्वल टू tan थीटा, m इक्वल टू tan थीटा। अच्छा, अब मेरे बाबू लोग, तुम लोग एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, और एंगल किससे किसके, एंगल किसके किसके बीच में, बस एंगल किससे लेना है, थीटा इज 0 से 180 के बीच में होना चाहिए, 0 डिग्री से 180 के बीच में होना चाहिए। थीटा 1 डिग्री मतलब वी विल टॉक, we will focus the value of tan theta in first and second quadrant only। अरे वाह, क्या कर रहे हैं सर, ये कहा मैं रिलेट करना चाहता हूं, कहा रिलेट करना चाहता हूं, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या सिखाया गया था मेरे बच्चे, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, और ये 180 डिग्री है। अगर जो इसको पाई बोलते हैं, इसको पाई/2 बोलते हैं, और इसको 0 को 0 रेडियन ही बोलते हैं। कोई दिक्कत, कोई शक। फिर मैंने सिखाया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होता है बेटा, पॉजिटिव। सिखाया था कि नहीं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ऑल पॉजिटिव का मतलब, ऑल पॉजिटिव का मतलब है, ऑल पॉजिटिव का मतलब है बेटा कि इसमें साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा, मतलब साइन थीटा की भी वैल्यू पॉजिटिव होगी, टेन थीटा की भी वैल्यू पॉजिटिव होगी, कॉस थीटा, कॉट थीटा, और इसमें टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। क्या होगी, निगेटिव। तो यार एक बात बताओ, अगर जो मैं ये बोल दूं कि अगर जो थीटा लेस देन 90 है,
तो स्लोप पॉजिटिव होगा, तो क्या गलत है क्या? गलत है क्या? लेस देन 90, 0 से 90 के बीच में अगर जो स्लोप है तो क्या होगा? टेन थीटा की वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। और 90 से 180 के बीच में है या ग्रेटर देन 90 है तो स्लोप क्या होगा? निगेटिव। क्या होगा? निगेटिव। तो क्या मैं एक कंक्लूजन ये लिख दूं क्या बच्चे? क्या लिख दूं? ये लिख दूं क्या? इफ theta is less than 90, then slope is negative. Slope is negative. और इसमें क्या लिखूंगा? if theta is greater than 90, चाहे इसको और अच्छे से लिखूं तो थीटा इज ग्रेटर देन 90 लेस देन 180, स्लोप इज निगेटिव। और गलती लिख दिया क्या? सॉरी 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 सॉरी, वेरी सॉरी। इफ थीटा इज लेस देन 90, स्लोप इज पॉजिटिव। मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट की मेरे बच्चे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180, स्लोप इज नेगेटिव। स्लोप इज नेगेटिव। ये कंक्लूजन नंबर कौन सा है? ये कंक्लूजन नंबर है मेरे बच्चे 6। कौन सा है? 6। और ये मोस्ट है, मोस्ट प्लस मोस्ट, 50 बार मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो कुछ नहीं, बस मुझे क्या देखना है? मुझे क्या देखना है? इफ एंगल इज ग्रेटर देन 190, स्लोप इज नेगेटिव। एम आई क्लियर? आर यू अंडरस्टूड? इफ थीटा इज लेस देन 90, then slope is positive. Slope is positive. अच्छा सर, ये सब तो समझ गए। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ स्लोप विथ ग्राफ। अगर जो आई रिपीट वंस अगेन, अगर जो बेटा एक काम कर तो नोट में मेरे बच्चे, नोट में मेरे बच्चे ये लिख ले तो हिंदी में, अगर थीटा लेस देन 90 होगा तो स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव होगी। स्लोप की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। दूसरा लिख लो, अगर थीटा ग्रेटर देन 90 हो, थीटा 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो, 180 से कम हो, तो स्लोप नेगेटिव होगा। तो स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। अब थोड़ा सा मेरे बच्चे, मेरे बाबू, अगर जो मैं मान लो ऐसे ग्राफ बनाऊं, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स। अब मैं बोलूं, ध्यान से सुनना, अगर जो मैं बोलूं, अच्छा एंगल कैसे नापते हैं? एंगल कैसे नापते हैं? भूल गए? भूल गए? भूल गए बच्चे? बताता हूं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल कैसे नापते हैं? एंगल इज मेजर और टेकन पॉजिटिव and measure from positive x axis.
इन एंटी क्लॉकवाइज, इन एंटी क्लॉकवाइज। याद करो। और अगर जो वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए। मैंने एंगल के बारे में पूरा अच्छे से बताया है कि एंगल क्या होता, कैसे होता, कैसे रेडियन में होता, कैसे डिग्री में होता। उसी का मैं यहाँ पे कंक्लूजन यूज कर लिया कि एंगल मेरे बच्चे किससे नापते हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अगर जो मैं देखो तो अगर जो मान लो ये ऐसे बना दिया है, ये तो इसका थीटा, ये है थीटा। तो ये देखो, ये 90 से बड़ा है कि छोटा है, क्या है, बड़ा, बड़ा है कि छोटा है। स्लोप थीटा इज लेस देन 90, स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। अगर जो मैं ऐसे कर दूं तो एक पता नहीं, मेरे बच्चों को कंफ्यूजन होता रहता है, लेकिन वो मैं कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। थीटा, ये थीटा वन, थीटा टू, थीटा वन, इसमें भी थीटा, थीटा टू इज लेस देन 90, स्लोप इज पॉजिटिव, स्लोप इज पॉजिटिव, स्लोप इज पॉजिटिव। अच्छा, इसमें भी थीटा 90 से कम है। अरे 90 बनता तो ऐसे बन जाता ना रे बच्चे, ये ऐसे बन जाता ना, एकदम ऐसे बन जाता परपेंडिकुलर। अगर जो थीटा ऐसे ऐसे कहीं पे भी रहे, ऐसे कहीं पे भी रहे, तो स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। अच्छा, तुमको कंफ्यूजन क्या होगा मैं बताता हूं। सर ये वाला ग्राफ तो निगेटिव में जा रहा है, सर ये वाला ग्राफ तो निगेटिव में है, तो स्लोप कैसे डिसाइड करेंगे। हम लोग इस लाइन को कंसीडर नहीं करेंगे, इस लाइन को नहीं देखेंगे। ये लाइन चाहे पॉजिटिव एक्स में जाए, मतलब या तो राइट हो, या तो लेफ्ट हो, या तो ऊपर हो, या तो नीचे है, उससे मुझे लेना देना नहीं है। स्लोप देखने के लिए सिर्फ किसको देखते हैं, एंगल को देखते हैं। किसको देखते हैं, एंगल। बहुत कंफ्यूजन होता है मेरे बच्चे। जैसे तुम कहोगे कि सर ये स्ट्रेट लाइन तो यहाँ यहाँ नीचे जा रहा है और यहाँ तो एक्स क्या है, नेगेटिव। तो ऐसा नहीं सोचेंगे, ऐसा नहीं सोचेंगे। हम लोग सिर्फ क्या देखेंगे, एंगल देखेंगे। क्या देखेंगे, एंगल। क्या देखेंगे, एंगल। नोट में लिख, तो मेरे बच्चे बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत। अक्सर बच्चों को 90% बच्चों को कंफ्यूजन हुआ रहता है। लिखो तो, स्लोप देखने के लिए सिर्फ एंगल देखते हैं, न कि उस लाइन को। वो लाइन किसी में भी किसी क्वाड्रेंट में हो सकती है, वो लाइन किसी क्वाड्रेंट में हो सकती है, वो लाइन किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकती है, वो लाइन किसी भी। देखो इसमें ये फर्स्ट में है, सेकंड में है, ये फर्स्ट में है, फोर्थ में है, थर्ड में है। इसमें फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में है। तो क्वाड्रेंट से नहीं देखेंगे, एंगल देखेंगे। एंगल देखो, ये पूरा का पूरा 90, ये कितना, कुछ भी होगा, लेस देन 90 होगा। आ रहा है क्या, मतलब अगर जो अगर जो अगर जो अगर जो बेटा मेरे पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ बनाना हो, पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ बनाना है, तो हम लोग क्या बनाया देंगे। देखो ये सब पॉजिटिव है, ये सब क्या है मेरे बच्चे। देखो ये 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 सब क्या है, थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री, थीटा फोर, theta 5, theta 6, all angle are less than 90 degree, hence slope is पॉजिटिव। स्लोप क्या होगा मेरे बच्चे, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। इस बात को इसलिए अच्छे से समझना है कि
हम लोग एक बार यहाँ स्ट्रेट लाइन, अब तुम ये नहीं कहोगे कि सर ये तो निगेटिव एक्सिस में, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या देखेंगे, एंगल देखेंगे। क्या देखेंगे, एंगल देखेंगे। इफ थीटा इज लेस देन 90 द स्लोप इज पॉजिटिव। रट लो, समझ लो, कुछ भी कर लो, पूरे जिंदगी भर जीवन काल में समझ में आएगा। मैथ में, मैथ लिए हो तो मैथ में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर जगह ये स्लोप की कहानी फंसाती है। और ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, ठीक है ना बच्चे। क्योंकि ग्राफ से क्वेश्चन क्या होता है, इजी होता है, लेकिन हमारे बच्चों को ग्राफ ही सबसे कठिन लगता है। ठीक है, अब मैं कुछ और बता रहा हूं। दूसरा देखो, दूसरा दूसरा निगेटिव स्लोप। निगेटिव स्लोप मतलब टेन थीटा की वैल्यू क्या होना चाहिए बेटा, निगेटिव होना चाहिए। टेन थीटा की वैल्यू क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। और टेन थीटा की वैल्यू निगेटिव कब होती है, कब। अब तुम कहोगे कि सर सेकेंड क्वाड्रेंट में होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। मैंने बताया अपने फिजिक्स में, अपने फिजिक्स में सिर्फ 0 से 180 तक लेना देना रहता है। कितना, 0 से 180। तो tan थीटा की वैल्यू निगेटिव कब होती है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा इज ग्रेटर देन 90। अब उसको ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे, तो देखो ग्राफ कैसे बना रहा हूं, देखते रहना। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, देख तो मेरे बच्चे, देखते रहना। देखो ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री। तुमको नहीं लग रहा है, देखो ये है 90 डिग्री, और इससे इधर हो गया तो कितना, थीटा इज ग्रेटर देन, थीटा वन इज ग्रेटर देन 90, थीटा टू इज ग्रेटर देन 90, थीटा थ्री इज ग्रेटर देन 90। तो इसलिए स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा बेटा, निगेटिव होगा। अब ये कंफ्यूजन ये नहीं होना चाहिए। आई रिपीट वंस अगेन बिकॉज इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो ध्यान से सुनना तुम लोग। ये सर आप तो ये कह रहे हैं ये जो स्ट्रेट लाइन है ये रियल में निगेटिव एक्स एक्सिस में है। स्ट्रेट लाइन कौन से एक्सिस में पड़ती है या कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता है ये हमको नहीं देखना है। हम लोगों को सिर्फ क्या कंसीडर करना है, एंगल कंसीडर करना है। क्या करना है मेरे बच्चे, एंगल कंसीडर करना है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अभी हम लोग वही y इक्वल टू एक स्ट्रेट लाइन का जो जनरल फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसमें ये स्लोप का बहुत बड़ा खेला रहेगा। और उसको बताने के लिए मैं दो तीन मेथड बता दूंगा। खैर आप लोग इसको समझते रहिएगा। आई रिपीट वंस अगेन, डोंट पॉज इट। हाँ, तो एक बार मैं रिपीट कर दूं, पॉज करना है क्या? कर दीजिए।